यह कहानी फिल्म कुमन से संबंधित है जो कि साल 2022 में आई थी। यह मूवी दोस्तों थ्रिलर मिस्ट्री से भरपूर है और मुझे पर्सनली दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मलयालम मिस्टीरियस मूवी लगी है। तो चलिए इस खूबसूरत सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित एक छोटे से गाँव नेदुम्बरा से, जहाँ एक पुलिस कांस्टेबल गिरी शंकर रहता है। गिरी अपराध स्थल की जांच में बहुत तेज और समझदार माना जाता है। एक दिन गाँव में एक महंगी अंगूठी की चोरी का केस सामने आता है। इस मामले की जांच के लिए गिरी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। अपने सूझबूझ और तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गिरी उस चोरी हुई अंगूठी को खोज निकालता है। इस सफलता पर एसआई नायर उसकी खुलकर तारीफ करते हैं और बाकी कांस्टेबलों को उससे कुछ सीखने की सलाह भी देते हैं। गांव में एक छोटा सा होटल है जहां लोग खाना खाने और चाय पीने आते हैं। एक दिन गिरी भी अपनी माँ के लिए वहां से खाना लेने आता है। तभी वहां एक अन्य व्यक्ति आता है जिससे गिरी कुछ सलाह देता है और गलत रास्ते पर न चलने की चेतावनी देता है। लेकिन उस व्यक्ति को यह बात नागवार गुजरती है और वो गिरी पर गुस्सा करने लगता है। उसकी नौकरी और पद का मजाक उड़ाता है। वहीं बैठे दो अन्य लोग भी उसका साथ देते हैं और मिलकर गिरी का अपमान करते हैं। गिरी की एक बात है, वो जब भी कोई उसके साथ इस तरह का मजाक या अपमान करता है तो उसे वो दिल से लगा लेता है और उनसे बदला लेने की ठान लेता है। हालांकि इस बार वो कुछ नहीं करता और चुपचाप अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहां से चला जाता है। गिरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां वो देखता है कि होटल में उसका मजाक उड़ाने वाले 3 लोगों में से एक लड़का पहले से वहां मौजूद है। गिरी को आश्चर्य होता है और उसके पास जाकर पूरी बात जानने की कोशिश करता है। पूछताछ पे पता चलता है कि वह लड़का ड्रग्स तस्करी के एक मामले में फंसा हुआ है। गिरी उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि वह उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के भीतर आता है वह अपनी बात से पलट जाता है और उल्टा दूसरे अधिकारियों से कहता है कि उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस बात की जानकारी सीआई पिल्लई सर को भी लगती है। जब वो गिरी की बातें सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गिरी इस मामले में व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर ले रहा है और यह बात सच भी थी। गिरी उस लड़के से सिर्फ इसलिए बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने होटल में उसकी बेइज्जती की थी। सीआई पिल्लई सर गिरी को अकेले में बुलाते हैं और उससे इस तरह की बदले की मानसिकता को लेकर फटकार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों सीआई पिल्लई बाकी अफसरों जैसे नहीं थे। वह गिरी को अच्छे से समझते थे। उन्हें मालूम था कि गिरी में काफी टैलेंट है, पर वह अपने छोटे पद और आत्म सम्मान को लेकर अक्सर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सीआई पिल्लई उसे समझाते हैं कि उसे ऐसे छोटी छोटी बातों में बदला लेने की सोच छोड़ देनी चाहिए। गिरी उनकी बातें सुनकर शांत हो जाता है और उस लड़के की बातों को भूल जाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गिरी सच में अपने इस व्यवहार को बदल पाएगा? थोड़े समय बाद सीआई पिल्लई रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे एक नए सीआई अफसर की नियुक्ति होती है। दुर्भाग्यवश वह नए सीआई गिरी को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसी बीच गांव में कबड्डी मैच का आयोजन होता है जिसमें नए सीआई को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। पुलिस विभाग के अन्य अफसर भी वहां मौजूद रहते हैं। मैच के दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी और हंगामा शुरू हो जाता है। उन्हीं में एक शख्स वह भी होता है जिसने पहले चाय की दुकान पर गिरी का मजाक उड़ाया था। यह देखकर गिरी अपने आप को रोक नहीं पाता और माहौल शांत करने के बजाय उसे उलझ पड़ता है। वह उसे मारने भी लगता है। तभी नया सीआई वहां आता है और गिरी को पकड़कर कीचड़ में धक्का देता है। गिरी की हालत देखकर वहां मौजूद लोग हंसी उड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वह लक्ष्मी भी होती है जिसे गिरी बचपन से पसंद करता था। वह भी उसे इस बेइज्जती भरे हाल में देख रही होती है। दोस्तों यह गिरी की जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल बन जाता है, मानो उसका पूरा आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया हो। एक दिन गिरी एक शराब की दुकान पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक बुरे शराबी पर पड़ती है। वह बूढ़ा व्यक्ति का नाम मानिया रहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति दुकानदार से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पुलिस अफसरों को चोरी करके छोड़ने लगा है। ये सुनते ही गिरी का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा भी मुझे नहीं मिलेगा नए सीआई को सबक सिखाने के लिए। गिरी उस बूढ़े का पीछा करता है और उसे एक शराब की बोतल देकर पूरी रात उससे चोरी करने की अजब गजब तरीके सीखता है। इन अनोखी तरकीबों को जानने के बाद गिरी अब खुद को रोक नहीं पाता। वह एक ईमानदार इंसान से धीरे धीरे साथी चोर बनने की राह पर निकल पड़ता है। अपने पहली चोरी के लिए गिरी ने अपने पुराने और खास रिटायर्ड सीआई पिल्लई सर के घर को चुना। लेकिन रात के अंधेरे में गलती से कुछ सामान गिर जाता है जिससे पिल्लई और उनकी पत्नी की नींद खुल जाती है। गिरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त अपनी चप्पल वहीं छोड़ाता है। अगले दिन पुलिस को चप्पल मिलती है और वो स्नीपर डॉग्स की मदद से चोर की तलाश शुरू करते हैं। एक पल के लिए गिरी को लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन असल में पुलिस से 10 कदम आगे होता है। पुलिस डॉग्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दरअसल जब गिरी उस बूढ़े चोर से तरकीबें सीख रहा था तब वो उसे एक खास बात सिखाता है। कभी भी चोरी करते वक्त अपनी चप्पल मत पहनना, किसी और की चप्पल चुरा कर पहनो, ताकि अगर पुलिस डॉग्स पीछा करे तो गलत आदमी तक पहुंचे। गिरी इस तरकीब को अपनाता है और वाकई पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से गिरी को चोरी की शुरुआत होती है और इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। कुछ दिनों बाद गिरी एक चाय की टपरी पर बैठा होता है। तभी वहाँ गांव के एक रईस आदमी को कहते हुए सुनता है कि अगर मेरे घर कोई चोर आया तो उसकी खैर नहीं। ये सुनकर गिरी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो बात दिल पे ले लेता है। उसी रात गिरी उसके घर चोरी कराता है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से परेशान नया सीआई अपनी नाकामी की वजह से अपने सीनियर अफसरों से
कड़ी फटकार खाता है और यही बात गिरी को मन ही मन ठंडक देती है। गांव में लगातार हो रही चोरियों से वहां के लोग पुलिस विभाग से बेहद नाराज रहते हैं, क्योंकि अब तक पुलिस एक भी चोरी का मामला सुलझा नहीं पाई थी। हालात बिगड़ते देख गिरी सीआई को सलाह देता है कि किसी नकली चोर को पकड़कर उस पर चोरी का आरोप लगाया जाए, ताकि पुलिस की गिरती छवि को थोड़ी राहत मिल सके। शुरुआत में सीआई इस सुझाव को नाकार देता है, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो मजबूरी से गिरी की बात मान लेता है। गिरी उस नकली चोर की भूमिका के लिए उसी बुजुर्ग शराबी को चुनता है जिसने उसे चोरी के सारे गुण सिखाए थे। हालांकि वो बूढ़ा व्यक्ति गिरी की बात मानकर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक चोरी का आरोप लेने की बात हुई थी। मगर जब गिरी को पता चलता है कि सीआई उस बुजुर्ग पर सारे चोरी के खेस थोपने वाला है तो हालात बिगड़ जाते हैं। यह जानकर उस बुजुर्ग व्यक्ति का गिरी से विश्वास उठ जाता है। तब गिरी उससे वादा करता है कि वह उसे इस मुसीबत से निकाल कर रहेगा। वह चुपके से हथकड़ी की चाबी उस बुजुर्ग को देता है। जब पुलिस उसे घटना स्थल पर लेकर जाती है तो पेशाब का बहाना बनाकर मौके से फरार हो जाता है। इस घटना के कारण उस बुजुर्ग के साथ मौजूद 2 कांस्टेबल और खुद नया सीआई डीएसपी से डांट खाते हैं और कुछ समय के लिए तीनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सीआई को गिरी पर शक होने लगता है और वो उन सस्पेंड किए गए दोनों कांस्टेबलों को गिरी पर नजर रखने के लिए कहता है। इस बीच गिरी एक दिन बैंक में रामकृष्णा नाम के व्यक्ति को देखता है जो भारी मात्रा में नगद राशि निकालता है। इतने पैसे देखकर गिरी खुद को रोक नहीं पाता। वह रात भर खुद को मनाता रहता है कि वह रामकृष्णा के घर चोरी न करे, लेकिन अंत में वह अपने इरादे पर काबू नहीं रख पाता। चोरी की रात जब गिरी भाग रहा होता है तब रामकृष्णा उसका चेहरा देख लेता है। अब गिरी घबरा जाता है और उसी रात केरल बॉर्डर पार कर एक होटल में छिप जाता है, जहाँ वो अपने किए पर पछतावा और रोने लगता है। हिम्मत करके वह वापस गाँव लौटता है, यह सोच कर कि वह समर्पण कर देगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाँव पहुंचते ही गिरी देखता है कि रामकृष्णा की लाश एक पेड़ से लटकी हुई है। ऐसा मामला इस कहानी से पहले भी सामने आ चुका है दोस्तों। गिरी को रामकृष्णा की मौत देखकर गहरा दुख होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से रामकृष्णा ने आत्महत्या की, लेकिन जब वो घटना स्थल का मुआयना करता है तो उसे कुछ शक होने लगता है। रामकृष्णा की पत्नी वहां आकर भी गिरी को सामान्य व्यवहार करती है, जिससे गिरी को थोड़ी राहत मिलती है। उसका राज अभी तक उजागर नहीं हुआ था, लेकिन गिरी को लगता है कि आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है और अपने रिटायर्ड सीआई पिल्ले सर के पास जाकर रोते हुए पूरी सच्चाई बता देता है, अपनी सारी चोरी की कहानी और रामकृष्णा की मौत से जुड़े शक। गिरी कहता है कि सर ये सुसाइड नहीं मर्डर है, और अपनी बात को साबित करने के लिए वो सबूत भी देता है। उसे याद आता है कि जिस रात वो चोरी कर रहा था उसी वक्त रामकृष्णा के घर के पास पहले से गाड़ी खड़ी थी, और जहाँ रामकृष्णा की लाश मिली वहाँ गाड़ी के टायरों के निशान भी थे। इन सभी बातों को गिरी पिल्ले सर को बताता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। यह सब सुनने के बाद पिल्ले सर गिरी को शहर से दूर एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। वह साइकियाट्रिस्ट गिरी से बातचीत करने के बाद पिल्ले सर को बताता है कि गिरी अब बदलने की भावना से ग्रसित हो चुका है और उसे गलत कामों में एक तरह का आनंद आने लगा है, जिससे अब उसका बदलना मुश्किल लग रहा है। वापसी के रास्ते में पिल्ले सर गिरी को उस रहस्यमय आत्महत्या वाले केस से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे गिरी की मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन गिरी इस केस को सुलझाने के लिए पूरी तरह से जिद पर अड़ा होता है। गिरी के अटल निर्णय को देखते हुए पिल्ले सर अंततः उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल गिरी यह मामला बाहर किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि असली कातिल ने गिरी का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह एक घर में चोरी करते हुए दिख रहा था। यह वीडियो गिरी को डराने के लिए भेजा गया था। अगर वह किसी को कुछ बताता तो उल्टा शक उसी पर आता, इसलिए गिरी चुपचाप अकेले इस रहस्यमय केस को सुलझाने में लग जाता है। वह राधा कृष्णा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल जाता है। हालांकि रिपोर्ट में कोई विशेष सुराग नहीं मिलता, लेकिन जब वह राधा कृष्णा के कपड़े देखता है तो उसमें से एक अजीब सी गंध आती है जो उसे सोच में डाल देती है। गिरी को जो वीडियो भेजा गया था वो जिस नंबर से आया था वह मणिकर नाम का एक व्यक्ति का था जो तमिलनाडु का रहने वाला था। गिरी जब उसके पते पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मणिकर की मृत्यु 2 महीने पहले ही हो चुकी है और उसकी मौत भी बिल्कुल उन्हीं रहस्यमय आत्महत्याओं की तरह हुई थी। इस जानकारी को पक्का करने के लिए गिरी वहां के पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन क्योंकि यह एक अनऑफिशियल जांच थी इसलिए वहां का पुलिस अधिकारी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। ऐसे में गिरी का कांस्टेबल से दोस्ती करता है और उससे उस इलाके में हुई इस तरह की मौतों की जानकारी मांगता है। सबूत इकट्ठा करने के लिए गिरी उस कांस्टेबल के साथ स्थानीय सरकारी अस्पताल भी जाता है। इन सब के दौरान गिरी को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक रात जब गिरी अपने लॉज से बाहर निकल रहा होता है तो उसे मनिया मिलता है। मनियन को लगता है कि गिरी उससे गांव में पकड़ने के लिए तमिलनाडु तक आया है। गिरी को देखते हुए घबरा जाता है और भाग जाता है। गिरी अपनी जांच में लगा रहता है, तभी उसके फोन पर चोरी करते हुए एक और वीडियो आ जाता है। स्पष्ट है दोस्तों, यह वही सीरियल किलर है जिसने अभी तक सारी हत्याओं को आत्महत्या का रूप दिया था। वह गिरी की जांच से असहज महसूस करने लगा था, इसलिए उसने अभी तक वो वीडियो किसी और को नहीं भेजा था। गिरी एक बार फिर सबूत इकट्ठा करने के लिए अस्पताल जाता है, तभी वहां उसका पीछा करते हुए सीआई आ पहुंचता है। हालांकि
हालांकि वो अभी सस्पेंड है, लेकिन गिरी को देखकर वो अपना आपा खो बैठता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। गिरी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद गिरी एक टपरी पर चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ गाँव का एक अमीर आदमी आता है जिसे हमने पहले भी इस कहानी में देखा है। वो अपने नए कुत्ते की खूबियों का बखान करता है और कहता है कि इस बार ऐसा कुत्ता लाया हूँ कि चोर की भी हेकड़े निकल जाएगी। गिरी का साइको व्यवहार अभी खत्म नहीं हुआ था। वह रात में खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाता। उस कुत्ते को ताजा मटन में कुछ ऐसा मिला देता है कि वह खुंखार कुत्ता भी गिरी के सामने बिगी बिल्ली बन जाता है। हालांकि घर के लोग उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए गिरी वहाँ चोरी नहीं करता, क्योंकि जब तक घर में कोई इंसान मौजूद ना हो उसे चोरी में मजा नहीं आता। दरअसल जब मनिया ने गिरी को चोरी करना सिखाया था, तब उसने यह भी बताया था कि चोरी करते समय घर में किसी की मौजूदगी उसके रोमांस को और बढ़ा देती है। गिरी बिना चोरी किए लौटने लगता है, तभी उसे जंगल की ओर किसी को भागते हुए देखता है। उसका पीछा करते हुए उसे गाड़ी भी दिखती है। उस क्षेत्र का आदमी जो अपने चेहरे को ढक कर रखता है, गिरी को देखते ही भागने लगता है। गिरी उसका काफी पीछा करता है, लेकिन वो आदमी उसके हाथ नहीं आता। अगली सुबह उसी रास्ते से गुजरते समय गिरी देखता है कि वहाँ गांव वालों की भारी भीड़ जमा है। दरअसल गांव की एक महिला की लाश पानी के किनारे मिली थी। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे जो उसकी मौत का कारण बने। गिरी को पूरा यकीन था कि पिछली रात जिस व्यक्ति का वो पीछा कर रहा था वही सीरियल किलर था। वह पीले सर से रात की घटनाओं के बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक याद आता है कि पिछली रात अमावस की थी। गिरी तुरंत एक कैलेंडर निकालता है और अमावस्या की तिथियों को चिन्हित करने लगता है। वह पीले सर को बताता है कि अब तक जितने भी हत्याएं हुई हैं वे सब अमावस्या की रात को ही हुई है और सब हमेशा अगली सुबह मिली है। यह देखकर पिल्ले सर को भी लगता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई तंत्र मंत्र या अंधविश्वास जरूर काम कर रहा है। पिल्ले सर को चिंता होती है कि गिरी कैसे ड्यूटी निभाते हुए इस जटिल केस की जांच कर पाएगा। हालांकि अब तक गिरी ने ड्यूटी के साथ ही एक केस संभाला था, लेकिन अब यह मामला और भी रहस्यमय और खतरनाक हो चुका था। इसी कारण पिल्ले सर गिरी को सलाह देते हैं कि वह अपनी अब तक की सारी जाँच एसआई नायर सर को बताए, क्योंकि गिरी नायर सर पर भी उतना ही भरोसा कर सकता था जितने पिल्ले सर पर। इसी दौरान गिरी को पुलिस से कॉल आता है। पता चलता है कि बूढ़ा चोर मनिया पुलिस की गिरफ्त में है। गिरी को लगता है कि अब मनिया सब कुछ उगल देगा और उसका राज खुल जाएगा, लेकिन जब मनिया से पूछा जाता है कि उसे भगाने में किसने मदद की थी, तो गिरी का नाम नहीं लेता। उल्टा वह नए सीआई को फंसा देता है। गिरी उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। इस पर मनिया भावुक होकर कहता है, साहब मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, लेकिन धोखा नहीं देता। आपने मेरे साथ जैसा भी किया हो, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर गिरी भावुक हो जाता है और मनिया से वादा करता है कि वह उसे हर हाल में इस झंझट से बाहर निकालेगा। अब गिरी का रहस्य एसआई नायर सर के सामने भी उजागर हो जाता है। नायर सर यह सब जानकर काफी शौक हो जाते हैं, लेकिन पिल्ले सर उन्हें समझाते हैं कि अतीत की बातों को भूलकर उन्हें इस रहस्यमय मर्डर केस पे गिरी का साथ देना चाहिए। एक विक्टिम के पर्स से नायर सर को एक पूजा से जुड़ी पर्ची मिलती है, जिससे वे गिरी को दिखाते हैं। इसके बाद गिरी उन सभी मृतकों के परिवार वालों से बातचीत करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर केस के पीछे किसी रहस्यमय पूजा से जुड़ा संबंध था। गिरी को पूजा विधि तो मिल जाती है, लेकिन उसे उसकी असली प्रकृति समझ में नहीं आती है। तभी वह एक प्रतिष्ठित पुजारी के पास जाता है। पुजारी उसे बताते हैं कि यह एक प्राचीन बलि पूजा है जो मानसिक रूप से अस्थिर और क्रूर व्यक्ति के लोग करते हैं, एक अंधविश्वास के नाम पर। गिरी गांव के पंडित से भी उस विधि के बारे में जानने जाता है। पंडित उसे बताता है कि यह पूजा बलि देने से जुड़ी है और उसने गांव में किसी को इस विषय में बात करते सुना भी है। गिरी के पूछे जाने पर पंडित याद करता है कि उसने यह बात मनोहर के मुंह से सुनी थी। मनोहर लक्ष्मी का पिता होता है। गिरी तुरंत मनोहर के घर पहुंचता है और उससे पूजा के बारे में पूछता है। मनोहर उसे गाँव में हाल ही में आए एक ब्राह्मण से मिलवाता है जो गाँव का तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाँव की गतिविधियों में शामिल हो रहा था। जब गिरी उस ब्राह्मण को पूजा की पर्ची दिखाता है तो वह कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी गिरी को उसके गमछे से वही अजीब सी गंध आती है जो अब तक मृतकों के कपड़ों से आती रही थी। गिरी को पूरा विश्वास हो जाता है कि इस हत्याओं की जड़ में वही ब्राह्मण है जो अंधविश्वास और मानसिक वृत्ति के कारण लोगों को बलि पूजा के नाम पर मार रहा है। स्वामी जी गिरी को बताते हैं कि यह पूजा गाँव से दूर घने जंगलों में की जाती थी, लेकिन उन्हें उस जगह का सटीक पता नहीं था। पिलेसर की मदद से गिरी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी से मिलता है जो उसे जंगल का एक पुराना नक्शा देता है। उसी नक्शे में उस रहस्यमय स्थान का संकेत होता है जहाँ यह सब हो रहा था। गिरी अकेले ही उस घने जंगल में निकल पड़ता है जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहाँ उसे एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। उधर एसआई नायर को गिरी का कॉल आता है। वो बताता है कि मनोहर की बेटी लक्ष्मी उसी पंडित के साथ किसी पूजा में गई थी और अब तक वापस नहीं आई। जैसे ही गिरी नायर से बात कर रहा होता है उसका फोन नेटवर्क में मिलने के कारण कट हो जाता है। गिरी तुरंत उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ
तंत्र विद्या में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं रखी होती है। वहीं उसे लक्ष्मी दिखाई देती है। वह बेहोश पड़ी होती है और उसके गर्दन में एक रस्सी बंधी होती है। गिरी घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक कोई व्यक्ति पीछे से गिरी पर हमला कर देता है। जब गिरी को होश आता है, वह खुद को उस रस्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने वही मनोहर गांव का पंडित खड़ा होता है। लेकिन असली झटका गिरी को तब लगता है जब वो देखता है कि लक्ष्मी भी उस पंडित के साथ खड़ी होती है। दरअसल लक्ष्मी एक किन्नर होती है जिसे पंडित ने अपनी झूठी तांत्रिक बातों में ब्रेन वॉश कर दिया था और अपने पाखंड में शामिल कर लिया था। गिरी को जब लक्ष्मी की असलियत और पंडित की धोखेबाजी का पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है। पंडित गिरी के गले में फांसी का फंदा डाल देता है और लक्ष्मी के साथ मिलकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तब गिरी अपनी जेब में रखी सिगरेट लाइटर से रस्सी को जलाने में सफल हो जाता है और बंधन से छूटकर भागने की कोशिश करता है। पंडित उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। एक मौके पर पंडित गिरी को पकड़ लेता है और लक्ष्मी से कहता है कि उसके गले में फिर से फंदा डाले। तभी गिरी अचानक अपने पैर से लक्ष्मी को जोर का पंच मारता है और मौके का फायदा उठाकर वही फंदा उस पाखंडी पंडित के गले में डाल देता है और इसी के साथ उसका अंत कर देता है। कई वर्षों से अनसुलझे एक रहस्यमयी सुसाइड मर्डर केस की गुत्थी अब आखिरकार सुलझ जाती है। गांव में हो रहे इन रहस्यमयी मौतों की सच्चाई अब सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। सब इंस्पेक्टर नायर और पिल्ले सर गिरी की तलाश में चाय की टपरी पर पहुंचते हैं, लेकिन वह वहां नहीं होता। फिर वे गिरी के घर जाते हैं जहां वे उसे यह खुशखबरी देते हैं कि क्राइम ब्रांच के स्पेशल टीम ने तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।